गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। और कक्षा 11 की किताब से आपको कुछ पहले भी मैंने वीडियोस दिए हैं और थोड़ा शॉर्ट में इसको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर करूंगा। इसमें परमाणु संरचना है। परमाणु संरचना मैंने आपको पढ़ाया भी है। वायर स्विच है, प्रतिरोध है, इंडक्टर कॉइल है और ट्रांसफार्मर है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो चिन्ह होते हैं उनका, जैसे वोल्टेज का, करंट का, तो उनका प्रतीक चिन्ह है। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु संरचना क्या है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जे थॉम्सन साहब ने इसकी 1897 में खोज की थी और ये बताया था कि इसके जो है इसकी 10⁻⁻10 इसकी त्रिज्या है। और फिर इसके ऊपर आगे थॉम्सन साहब ने ये परिकल्पना दी कि इसका एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे कि तरबूजे में बीज, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। बाद में रदरफोर्ड साहब ने इस चीज़ को नहीं माना और फिर अल्फा कण का प्रकरण किया। अल्फा कण आप जानते ही हैं पॉजिटिव होता है, 2e के बराबर होता है। तो इस अल्फा कण को जब इन्होंने डाला तो देखा कि कुछ कण मुड़ जा रहे हैं, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ दाएं मुड़ जा रहे हैं, कुछ वापस चले आ रहे हैं। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला होता है और जो वापस लौट आ रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं नाभिक भी है, और जो प्रतिकर्षित हो जा रहे हैं अर्थात प्लस है अल्फा कण, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो यही 3-4 नियम इन्होंने दिया। बाद में 1920 में चैडविक साहब ने भी धन आवेशकों को ज्ञात किया कि धन आवेश इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। और फिर उसके बाद इसी से नाभिक की जो है आकार का आकलन हुआ। लेकिन रदरफोर्ड साहब ये नहीं बता पाए कि रदरफोर्ड मॉडल में जो कमी थी, इनका मॉडल यही था कि इस तरह का मॉडल था इनका कि ये बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड साहब ये नहीं बता पाए कि ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर गिर भी सकते हैं। तो उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है इसके अंदर नहीं गिर पाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का जो है कमी थी, और इस कमी को दूर किया बोहर ने। बोहर जो मॉडल आपने इन्होंने दिया, तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी आप समझ गए। सवाल इसी तरह पूछता है कि रदरफोर्ड की कमी क्या थी और बोहर ने दूर कैसे किया। तो बोहर ने इसको बड़े आराम से दूर किया। उन्होंने एक फार्मूला दिया 2n², और 2n² मतलब n कक्षा की संख्या। तो जैसे पहली कक्षा है अगर n, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उनका अपना एनर्जी लेवल रहेगा। जिस तरह से कक्षा 6 का लड़का 6 में रहेगा, 7 का लड़का 7 में रहेगा, 8 का लड़का 8 में रहेगा, वो 9 में नहीं जाएगा। तो उसी तरह से परिकल्पना, आप इसको मुँह मत मानिए, ये कि समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने इस तरह से दिया कि बीच में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में, और जिस कक्षा की ऊर्जा भी नियत रहती है उसके अंदर अपनी निश्चित संख्या में रहते हैं। जैसे पहले में 2, दूसरे में 8। 2n² का फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये बोहर साहब ने इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करते हुए अपनी बात को समझाया। आते हैं दूसरे चैप्टर पे। तो दूसरा चैप्टर मैं पेज भी इसका दे दूंगा ताकि आपको पढ़ने में भी आराम रहे। दूसरा पेज है वायर एंड स्विच। तो वायर स्विच सभी ने जानते हैं कि वायर का काम होता है धारा को ले जाना, और यह चालक होता है। और केबल भी आती है, कई तार ऐंठे हुए होते हैं जिन्हें हम केबल कहते हैं। और आर्मर्ड केबल अक्सर पूछता है, तो ये यांत्रिक सुरक्षा के लिए इसके ऊपर अचालक पदार्थ लगाया रहता है। आप अक्सर पंप सेट पे इसको देखते होंगे। तो वायर के प्रकार क्या है, नंगा तांबे का तार है, फ्यूज़ वायर है, जीआई तार है, आपका नाइक्रोम का तार है, यूरेका का तार है, और इनको जो है SWG से इनका वायर गेज के तरफ, SWG को हम वायर गेज कहते हैं। तो ये इनका अपना ओवरहेड लाइन में 6 या 8 का यूज़ करते हैं। और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है लोहे का विशिष्ट स्रोत तांबे
8 गुना ज़्यादा होता है। तो ये सस्ता तो होता है, मजबूत भी होता है। टेलीफोन लाइन और अर्थिंग लाइन में इसका हम प्रयोग करते हैं और इसका SWG जो होता है 6 से 8 का होता है। और तारों में विद्युत जो धारा की चयन क्षमता होती है, तो फ्यूजिंग वायर में धारा का मान अगर आप देखें तो विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिसके कारण कि तार पिघलकर टूट जाए, उसे हम फ्यूजिंग धारा मान कहते हैं। सेकंड पेपर के क्वेश्चन भी इसके अंदर रहते हैं। वोल्टेज के आधार पर भी अगर आप देखें तो निम्न वोल्ट 220 वोल्ट का जो तार होता है निम्न वोल्ट का केबल कहलाता है। मध्यम वाला आपका 22 किलो वोल्ट का रहता है और उसके बाद हाई वोल्ट का जो है आपका 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा का रहता है और एक्स्ट्रा हाई जो आपका तार ऊपर चलता है वो 33 किलो वोल्ट तक जाता है। तो इस तरह का 650 वोल्ट तक की वोल्टेज मध्यम वोल्टेज कहलाती है। और ये PVC तार भी होते हैं मध्यम वोल्ट के लिए। उसी प्रकार आगे हम देखें तो सभी प्रकार के जो तार हैं उनकी सावधानी करने के लिए इंसुलेशन आपको सही ढंग से उतारना चाहिए और केबल में कनेक्टर को कसना चाहिए और केबल को मोड़ना नहीं चाहिए और उसके अंदर ग्रीस का बराबर प्रयोग करें और उच्च तापमान से इसको बचाएं। केबल के प्रकार अगर आप देखें तो VIR केबल, वल्कनाइज इंडिया रबर केबल, और फिर उसके बाद CTS केबल, कैब टायर सील्ड केबल और आर्मर्ड केबल और फ्लेक्सिबल केबल, वेदर प्रूफ केबल जिसमें कि आपका जो है वेदर का कोई प्रभाव नहीं होता। तांबे के तार में जो बाज़ार में आपको उपलब्ध हैं वो करीब आजकल ये तार 0.75 mm के से लेके आपको 4 mm तक के बाज़ार में तार उपलब्ध हैं। एल्युमिनियम के तार का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपका गेज के हिसाब से ये भी आपको उपलब्ध हैं। और PVC केबल भी आपकी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं PVC। तो ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, पॉलीविनाइल केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC केबल। इसको इस तरह से आप समझें। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट और क्या है, स्विच का आप जानते हैं घर में आपके लगाए हुआ है। इस तरह का स्विच भी आप देखते हैं जिसे सरफेस स्विच कहते हैं और सरलेस स्विच भी कहते हैं। इस तरह की वन साइड रहता है और ये 2 साइड का बनता है। तो स्विच का काम वही होता है कि परिपथ में धारा के प्रवाह को नियंत्रण करना, प्रारंभ करना या समाप्त करना। तो इसे मुख्य रूप से कार्य के अनुसार भी बांटा जाता है। और दूसरा अगर आप देखें तो संरचना के आधार पे भी इसका रहता है। तो संरचना के आधार पे इस तरह का भी स्विच आपने देखा होगा बाज़ार में, और ये नाइफ स्विच कहते हैं जो कि आप स्टार्टर में लगा रहता है और उसमें 1 पोल 2 पोल हैं इसके अंदर। 3 पोल का आयरन क्लैड स्विच भी देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो स्विचों के टॉगल स्विच है, देखिए ये ऑन ऑफ ऑन, ये टॉगल स्विच इसे कहते हैं। तो संरचना के आधार पे भी स्विच है। साथ ही साथ फिर आपका एक मिनी सर्किट ब्रेकर आजकल MCB बहुत चला हुआ है। यह 1 पोल वाला पथ होता है, विशेष प्रकार का स्विच होता है मिनी सर्किट ब्रेकर। आप इस तरह से आपने घरों में लगा हुआ देखा होगा और मैकेनिक इसका प्रयोग फ्यूज के स्थान पे करते हैं, मिनी सर्किट ब्रेकर। और एक तो रोटेटरी स्विच होता है, इस तरह से देखें ये रोटेटरी स्विच है। तो इसमें ये बिजली के पंखों में ज़्यादा प्रयोग होता है। तो बिजली के पंखे में अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है तो वो बिजली कम खाता है, और अगर आप नॉर्मल स्विच लगाते हैं तो पंखा चला के कम करके सोचते हैं बिजली कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो वो ज़रूर कम करता है बिजली की पावर की खपत को। और MCB आप इस तरह से बाज़ार में भी देखते हैं, आपके घर में भी लगी होगी। प्रतिरोध मैंने आपको सेकंड पेपर में भी पढ़ाया है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो है इसका मान अलग अलग होता है और कई प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध होते हैं, यूरेका प्रतिरोध होते हैं, मैग्नीन प्रतिरोध होते हैं, नाइक्रोम प्रतिरोध होते हैं, टंगस्टन प्रतिरोध होता है,
जो आपके बल्ब में लगा रहता है, बहुत ऊंचे तापमान पर ये पिघलता है। और प्रतिरोध की निर्भरता जो होती है हमेशा, ये हमेशा मैंने आपको बताया भी है पिछले चैप्टर में कि R जो है लंबाई के, तार के लंबाई के समानुपाती होता है, और R उस तार के एकांक क्षेत्रफल के वृत्त को समानुपाती, मतलब उल्टा होता है। दूसरा, प्रतिरोध का ताप पे प्रभाव, जब प्रतिरोध ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो इसका वर्गीकरण वही कार्बन और वायर बाउंड दो तरह से हम करते हैं, कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड। तो कार्बन प्रतिरोध अक्सर टीवी पे अक्सर आप लगा हुआ देखते हैं, इस तरह का आपका कार्बन प्रतिरोध होता है। और वायर बाउंड थोड़ा पत्थर टाइप का रहता है, जिसे हम देखिए, ये प्रतिरोध तो आपको अक्सर देखते हैं, किसी भी सर्किट में आपको ये मिल जाएगा। और इसका मान भी वही 1 ओम और वाट में रहता है, जिससे कि कितनी बिजली ये खाएगा तो ये आपको पता चलता है। धारा के आजकल एलईडी बल्ब में प्रतिरोध ही लगा के उस धारा का मान कम करके आगे डायोड लगा दिया जाता है, जिससे कि आपकी एलईडी बल्ब जलने लगती है। और उसके बाद वायर बाउंड अगर आप देखें तो वायर बाउंड का चित्र भी आप बना सकते हैं। ये पत्थर का मैंने आपको दिखाया, सिरेमिक पत्थर का होता है दो, ये इस तरह का वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। और इसे रेजिस्टेंट वायर को लपेट कर बनाया जाता है, जिसमें चीनी मिट्टी जो है, सिरेमिक जिसे आप चीनी मिट्टी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है इसके अंदर। और रियोस्टेट मैंने आपको बताया था कि रियोस्टेट क्या है कि इसका मान रेजिस्टेंस, धारा का मान घटाएं बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी घटेगा बढ़ेगा। तो सिरेमिक, पोर्सलिन, बेकेलाइट, एवोनाइट आदि से ये बनाए जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था सेकंड पेपर में भी। देखिए सेकंड पेपर का क्वेश्चन थर्ड पेपर में भी आता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी है। तो आप आगे हम अगर बढ़ते जाएं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें तो लीनियर टाइप वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कि रेजिस्टेंस कार्बन भी होता है और वायर बाउंड भी होता है, दोनों होता है, इसलिए हम लीनियर टाइप वेरिएबल रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। और वायर बाउंड प्रतिरोध के दोष भी हैं कि इसका आकार बड़ा होता है और उच्च मान प्रतिरोध अपेक्षाकृत कठिन होता है, और ये उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए सही नहीं है, और इसका मान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के कंट्रोल भी अगर आप देखें तो रोटरी टाइप का कंट्रोल होता है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे ये रोटेटरी है, घुमाने के लिए पंखे में आप यूज़ करते हैं। और फिर आगे अगर इसमें देखें तो स्लाइड टाइप का कंट्रोल भी होता है, जिसमें आप अक्सर रेडियो टीवी में आप देखे होंगे कि स्लाइड करके कम ज़्यादा इसका काम किया जाता है। उसके बाद प्रीसेट कंट्रोल भी एक होता है रेजिस्टेंस का, जो कि आप प्रीसेट कंट्रोल को आप यहाँ देख लें तो इसके अंदर पेचकस लगा के हमेशा देखते होंगे मैकेनिक कम या ज़्यादा प्रतिरोध को कर देते हैं। इसमें फिर उसके बाद कलर कोड से हम किसी भी प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। जो है इसमें जैसे कि इसमें एक फार्मूला होता है, जिसमें पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, और 3 रंग होते हैं ABC। तो पहला 2 रंग तो आपका मान लीजिए जो भी हो, पहला मान लीजिए काला है, काला तो नहीं रहता, रेड है मान लीजिए तो 2 हो जाएगा। दूसरा रंग अगर ऑरेंज है तो ये 3 हो जाएगा, तो 23 ओम हो गया। तीसरा रंग अगर जो आपका होता है वो 10 की घात बताता है, तो तीसरा रंग 10 की घात का मतलब उसके आगे 10 की घात, रेड है अगर तीसरा रंग तो 100 का गुणा हो जाएगा, और अगर ऑरेंज है तो 1000 का गुणा हो जाएगा। येलो है तो 10 के का मतलब कि 10 के आगे 1000, तो 10 के आगे 1000 का मतलब 10 घात से 4। तो इस तरह से अब मैं इसको आपको दे भी दूंगा।